नमस्कार। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाने वाले हैं जो जितना जटिल है उतना ही महत्वपूर्ण भी। हमारा टॉपिक है हार्ट फेलियर। हम बिल्कुल एक क्लिनिकल टेक्स्ट बुक की तरह इसकी गहराई में उतरेंगे, पर रटे रटाए तरीके से नहीं। हम समझेंगे कि ये पूरा मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और शरीर पर इसका असल इम्पैक्ट क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम हार्ट फेलियर सिंड्रोम को डिफाइन करेंगे, फिर एक फेल होते पंप के मैकेनिक्स को समझेंगे, उसके बाद लेफ्ट वर्सेस राइट साइडेड फेलियर, क्लिनिकल स्टेजिंग, डायग्नोसिस और अंत में इसके कंप्रिहेंसिव ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। तो आइए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, हार्ट फेलियर सिंड्रोम को परिभाषित करना और ये समझना कि ग्लोबल हेल्थ के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4 करोड़। दुनिया भर में हार्ट फेलियर के लगभग 40 मिलियन यानी 4 करोड़ मामले हैं, और अगर हम सिर्फ अमेरिका की बात करें तो वहां करीब 5.7 मिलियन लोग इससे जूझ रहे हैं। यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है और हार्ट अटैक से बचने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है, ये मामले और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए इस सिंड्रोम को समझना हमारे लिए अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो असल में हार्ट फेलियर है क्या? अगर इसे क्लिनिकल भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही जटिल सिंड्रोम है। आसान शब्दों में, जब दिल के चेंबर्स या वेंट्रिकल्स में खून भरने या उसे बाहर फेंकने की क्षमता में कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रुकावट आ जाती है तो उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। एक बात यहां बिल्कुल क्लियर कर दूं, लोग अक्सर इसे कार्डियक अरेस्ट समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। कार्डियक अरेस्ट में तो दिल धड़कना अचानक बंद कर देता है, लेकिन हार्ट फेलियर ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती है और इसमें दिल की पंपिंग कैपेसिटी लगातार कमजोर होती चली जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और उन सटीक मैकेनिकल फेलियर्स को समझते हैं जिनकी वजह से हमारा ये शानदार पंप अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, यानी सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक डिसफंक्शन। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इजेक्शन फ्रैक्शन का ये गणित। मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल में कुल 110 मिलीलीटर खून है। अब जब दिल सिकुड़ता है तो उसमें से सिर्फ 44 मिलीलीटर खून ही बाहर पंप हो पाता है और बाकी 66 मिलीलीटर अंदर ही रह जाता है। इसका मतलब हुआ कि इजेक्शन फ्रैक्शन महज 40% है, जबकि एक स्वस्थ इंसान में इसे कम से कम 50 से 70% के बीच होना चाहिए। ये सिंपल सा गणित हमें साफ साफ दिखाता है कि हार्ट की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा गिर चुकी है। इस मैकेनिकल फेलियर को हम 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मेडिकल टर्म्स में कहें तो HFEF और HFPEF। सिस्टोलिक फेलियर सीधे तौर पर पंपिंग का इशू है, जहां इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, लेकिन इसके उलट डायस्टोलिक फेलियर खून के भरने की समस्या है। इसमें होता यह है कि दिल की मांसपेशियां बहुत सख्त हो जाती हैं, जिसे स्टिफनेस कहते हैं। इसकी वजह से चेंबर पूरी तरह से रिलैक्स होकर खून से भर ही नहीं पाता, भले ही आपका इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल क्यों ना दिख रहा हो। हार्ट की इस पूरी फिजियोलॉजी को समझने के लिए फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म सबसे बेस्ट तरीका है। इसे एक रबर बैंड की तरह इमेजिन कीजिए। आप रबर बैंड को जितना ज्यादा खींचेंगे वो उतनी ही तेजी से वापस अपनी जगह पर आएगा, है ना? बिल्कुल यही उसूल हमारे दिल पर भी लागू होता है। वेंट्रिकल्स में जितना ज्यादा खून भरता है, दिल की मांसपेशियां उतनी ही ज्यादा खिंचती हैं और अगले ही पल उतनी ही ज्यादा ताकत से खून को बाहर पंप करती हैं। लेकिन हार्ट फेलियर के केस में एक लिमिट के बाद ये मांसपेशियां इतना ज्यादा खिंच जाती हैं कि वो अपना लचीलापन खो देती हैं और कमजोर पड़ जाती हैं। इन मैकेनिकल दिक्कतों को समझने के बाद आइए अब हार्ट की एनाटॉमी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट वर्सेस राइट साइडेड फेलियर की ये कहानी आखिर है क्या। और ये हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि प्रॉब्लम दिल के किस साइड में है। उसके हिसाब से लक्षण बिल्कुल बदल जाते हैं। अगर लेफ्ट साइड का फेलियर है तो खून पीछे फेफड़ों की तरफ जाने लगता है। इसका नतीजा सांस लेने में बहुत तकलीफ होना, फेफड़ों में पानी भर जाना या लेटते ही दम घुटने जैसा महसूस होना। लेकिन दूसरी तरफ राइट साइडेड फेलियर का असर पूरे शरीर के सिस्टम पर दिखता है। इसमें फ्लूइड सिस्टम में बैकअप होने लगता है, जिससे पैरों में भारी सूजन आ जाती है, पेट में पानी भर जाता है और यहां तक कि लिवर का साइज भी बढ़ सकता है। यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि अक्सर लेफ्ट साइड का फेलियर ही राइट साइड के फेलियर की सबसे बड़ी वजह बनता है। ये पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन है।
पहले स्टेप में लेफ्ट साइड फेल होता है। इसके कारण फेफड़ों की धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर तीसरे स्टेप में ये बढ़ा हुआ प्रेशर राइट साइड वाले हिस्से पर इतना भयंकर लोड डालता है कि बेचारा राइट साइड भी जवाब दे जाता है और पूरी तरह नष्ट होने लगता है। इसे हम बायवेंट्रिकुलर फेलियर कहते हैं। तो जब शरीर के अंदर ये सारी उथल-पुथल मच रही होती है, तो डॉक्टर इसे ट्रैक कैसे करते हैं? आइए क्लिनिकल स्टेजिंग और क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बीमारी का प्रोग्रेशन कैसे मैप किया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये स्टेजेस कैसे आगे बढ़ती हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन यानी ACC और AHA का ये स्टेजिंग सिस्टम बहुत ही ऑब्जेक्टिव है। स्टेज ए का मतलब है कि इंसान रिस्क पर तो है, पर उसमें कोई बीमारी या लक्षण नहीं है। फिर आता है स्टेज बी, जहां हार्ट में स्ट्रक्चरल डैमेज तो शुरू हो गया है, पर अभी भी लक्षण सामने नहीं आए हैं। स्टेज सी तक पहुंचते पहुंचते स्ट्रक्चरल डैमेज के साथ साथ लक्षण भी साफ दिखाई देने लगते हैं। और आखिर में आता है स्टेज डी। ये वो एडवांस स्टेज है जहां सारे इलाज करने के बाद भी गंभीर लक्षण बने ही रहते हैं। इसके साथ ही एक और तरीका है NYHA फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा अलग नजरिए से काम करता है। ये मुख्य रूप से इस बात पर फोकस करता है कि इन लक्षणों का मरीज की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। क्लास 1 में शारीरिक काम करने पर कोई रोक टोक नहीं होती। क्लास 2 में मामूली सी दिक्कत शुरू होती है। क्लास 3 आते आते थोड़ा सा काम करते ही सांस फूलने लगती है और तकलीफ होने लगती है। और क्लास 4 में तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि इंसान अगर आराम से बैठा भी हो तब भी उसे तकलीफ और बेचैनी महसूस होती है। अब जाहिर सी बात है, इन स्टेजेस का बिल्कुल सटीक पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स को कुछ खास टूल्स की जरूरत होती है। तो आइए डायग्नोसिस और एसेंशियल टेस्टिंग पर एक नजर डालते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो कुछ ब्लड टेस्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल मस्ट हैव हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, रीनल प्रोफाइल और लिवर एंजाइम्स। लेकिन इनमें जो असली गेम चेंजर्स हैं वो हैं BNP और एंटी प्रो BNP बायोमार्कर्स। दरअसल होता क्या है कि जब हार्ट की दीवारों पर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और शरीर में फ्लूइड का ओवरलोड होता है, तब ये बायोमार्कर्स खून में रिलीज होते हैं। ये हमें बहुत ही भरोसेमंद तरीके से बता देते हैं कि हार्ट पर असल में कितना दबाव पड़ रहा है। और लैब टेस्ट के बाद जिस चीज़ का नंबर आता है वो है इकोकार्डियोग्राफी। इसके बिना तो हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस अधूरा ही है, समझ लीजिए। ये एक ऐसा नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जिसे सीधे मरीज के बिस्तर के पास किया जा सकता है। इसी के जरिए हम वेंट्रिकल्स के काम करने के तरीके को नापते हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर में आई किसी भी खराबी को पकड़ते हैं और हाँ, उसी इजेक्शन फ्रैक्शन का पक्का गणित निकालते हैं जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो अब तक हमने इस बीमारी और इसकी जांच पड़ताल को अच्छे से समझ लिया है, पर अब सबसे बड़ा सवाल, इस खतरे को वापस कैसे पलटा जाए। आइए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये कि आज के मॉडर्न मेडिसिन में हार्ट फेलियर से लड़ने के लिए क्वाड्रुपल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। ये 4 दवाओं का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है जिसमें ARNI, बीटा ब्लॉकर्स, MRA और SGLT2 इनहिबिटर्स शामिल हैं। इस पूरे कॉम्बिनेशन का मकसद सिर्फ लक्षणों को कुछ देर के लिए दबाना नहीं है। इसका असली गोल है मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर को कम करना, फेफड़ों और शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालना और इस बीमारी की दिशा को फंडामेंटली बदल कर रख देना। लेकिन अगर बीमारी फिर भी बढ़ती रहे तो ट्रीटमेंट का लेवल भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ता है। इसका एक बहुत ही सेट पैटर्न है। शुरुआत होती है लाइफस्टाइल में बदलाव और दवाओं को ऑप्टिमाइज करने से। अगर रिस्क ज्यादा बढ़ने लगे तो पेसमेकर या ICD जैसे इम्प्लांटेबल डिवाइस मरीज की छाती में लगाए जाते हैं। हालत और गंभीर होने पर VADs यानी वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस जैसे मैकेनिकल सपोर्ट का सहारा लिया जाता है। और अंत में जब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचता तब हार्ट ट्रांसप्लांट ही वो इकलौता और आखिरी एंड स्टेज ऑप्शन रह जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आ रहा है। सोचिए, अगर आज की मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो किसी भी मरीज को स्टेज A में ही एकदम सटीक तरीके से पहचान सकती है, तो क्या फ्यूचर में ऐसा मुमकिन है कि हम उन रिस्क फैक्टर्स को कभी स्ट्रक्चरल हार्ट फेलियर में बदलने ही ना दें? क्या हम इस बीमारी को जड़ से शुरू होने से पहले ही रोक पाएंगे? प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का फ्यूचर वाकई में बहुत सारे रोमांचक सवाल और संभावनाएं लेकर आ रहा है। खैर, इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हाँ, हमेशा सीखते रहिए।